हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। हिंदी कंपलसरी के इस क्लास में आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे निराला का बादल राग। निराला के द्वारा रचित इस बादल राग कविता का कंप्लीट अपन सारांश देखेंगे, फिर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। एक एक चैप्टर आगे लेकर के बढ़ रहे ताकि एक बार अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए और बीच बीच में अपन टेस्ट भी लेते रहेंगे, जैसा कि अपन क्वेश्चंस के हिसाब से कल हमने लिया था। तो देखो, सबसे पहले अपन एक सारांश देख लेते हैं फट 2 मिनट में जल्दी से। क्या लिखा है कि यह कविता, कौन सी कविता? बादल राग कविता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। तो आपको कवि का नाम याद हो गया। इस कविता में कवि ने बादलों को क्रांति दूत का रूप दिया है, क्रांति दूत माना है। क्रांति का आह्वान करने के लिए बादलों का आह्वान किया है कवि ने। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्रांति दूत किसे माना गया है, तो क्रांति दूत बादलों को माना गया है। कवि कहते हैं कि बादल वायु रूपी सागर पर ऐसे तैरते रहते हैं जैसे अस्थिर सुख पर दुख की काली छाया। कहा है ना कि तिरती है समीर सागर पर। तो कवि क्या कहता है कि इस हवा रूपी सागर पर बादल तैरते हैं, ऐसे तैरते हैं जैसे कि दुख की छाया तैरती है अस्थिर सुख पर। सुखों को अस्थिर कहा है क्योंकि संसार में सुख दुख चलते रहते हैं, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगली यहां पे देखो पंक्ति क्या लिखा है कि इसका अर्थ है कि मानव जीवन में सुख और दुख हवा के समान चंचल है या अस्थायी हैं। जो पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने शोषण किया था कमजोर वर्ग का, वंचित वर्ग का, और उनकी मेहनत की कमाई पर वो लोग जो सुखी थे, तो वो सुख भी उनका स्थायी नहीं है, अस्थायी है। हमेशा उन्हें डर सताया रहता है। इस बात का वर्णन किया है क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं और सुखों पर हमेशा दुख रूपी बादल मंडराते रहते हैं। कभी भी परिस्थितियां बदल सकती है। नेक्स्ट देखिए यहां पे आगे कि कवि कहते हैं कि बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी विनाश रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहते हैं। इसका अर्थ है कि संसार में हमेशा शोषण और अन्याय होता रहा है या होता रहता है। इस शोषण और अन्याय का अंत करने के लिए क्रांति की आवश्यकता है। तो क्रांति की आवश्यकता क्यों है बच्चों? क्योंकि संसार में जो शोषण चल रहा है, जो पूंजीपति वर्गों के द्वारा जो आम जनता का शोषण किया जा रहा है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए कवि क्या कहता है? इससे छुटकारा पाने के लिए कवि कहता है कि क्रांति की जरूरत पड़ती है और क्रांति हमेशा जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसी को फायदा पहुंचाती है। कवि बादलों से कहते हैं कि तुम किसान के खेतों पर वर्षा करके उन्हें खुशहाल कर दो, तुम शोषित वर्ग के लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करो और तुम पूंजीपतियों के महलों को ध्वस्त कर दो। और कवि कहते हैं कि बादल क्रांति दूत हैं। वे शोषित वर्ग के हितैषी हैं। वे पूंजीपतियों के शोषण से दबे कुचले लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? बादल। और तो इस तरीके से हमने देखो पढ़ लिया। अब 4 लाइन में अगर इसका सारांश पढ़ना हो तो यह है कि बादल सुख और दुख के समान प्रतीत होते हैं, बादल क्रांति के प्रतीक हैं, बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, बादल पूंजीपतियों के विरोधी हैं। तो ये हो गए अपना। और कविता का उद्देश्य क्या है? अभी अगर मान लो एक लाइन में इसका उद्देश्य भी बताना पड़े तो आप बताएंगे कि समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय का अंत करना, यही है इस कविता का उद्देश्य। और कवि चाहते हैं कि क्रांति द्वारा शोषित वर्ग को मुक्ति मिले। चलिए अब हम करेंगे प्रश्न, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल या आत्मजयी। तो बच्चों आत्मजयी कविता इनकी नहीं है, बाकी सारी रचनाएं निराला की हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल राग कवितांश निराला के किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? ये जो कविता है इनकी, ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ऑप्शन एक है अनामिका, परिमल, नए पत्ते और अणिमा। तो इनकी जो रचना है अनामिका, इसमें से ली गई है बादल राग कविता। एक्चुअली बादल राग कविता जो है वो 6 अलग अलग खंडों में लिखी गई है और उसमें बादलों का आह्वान किया गया है, मतलब बादलों को क्रांति दूत मान करके उसका आह्वान किया गया है। तो हमारे जो ये सिलेबस में ये उसका एक भाग है, इसका 6वां भाग है, बाकी इससे पहले 5 भाग और है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि माने जाते हैं?
तो बच्चों आप सभी को पता है, हमने कई बार इसे किया है कि छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, तो निराला भी छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन अ, छायावाद। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन एक है शोषक वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, वंचित वर्ग का या राजसी वर्ग का। तो वंचित वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है। वंचित वर्ग को क्रांति करके शोषण से मुक्ति दिलाती है। नेक्स्ट है, विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में किसकी आकांक्षाएं बादल राग पुकार रही है? तो बादल राग कविता में किसकी आकांक्षा? किसान की, मजदूर की, दलित की, उपर्युक्त सभी की। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा इसका जो है वो उपर्युक्त सभी कि ये जो किसान है, मजदूर हैं, जो दलित है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी पुकार जो है वो बादलों का आह्वान कर रही है ताकि क्रांति हो जाए और इन सबको शोषण से मुक्ति मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अट्टालिका नहीं है रे पंक्ति में अट्टालिका किसका प्रतीक है? तो पूंजीपतियों के जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, कवि उन्हें अट्टालिका कहता है कि ये अट्टालिका नहीं है बल्कि क्या है ये? तो ये शोषण के केंद्र हैं, ये शोषण के केंद्र रहे हैं। तो यहाँ पे अट्टालिका किसका प्रतीक है? ऊंचे महलों का, पूंजीपतियों का, झोपड़ियों का या किसानों का? तो बच्चों यहाँ पे ऊंचे जो पूंजीपतियों के जो भवन हैं, उन पूंजीपतियों का जो है वो प्रतीक है कि भाई ये शोषण के केंद्र रहे हैं, इन्होंने शोषण किया है। बादल राग कवितांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? बसंत का, गर्मी का, वर्षा का, सर्दी का? बच्चों बादल राग कविता में बरसात का वर्णन किया है, इसलिए कवि कह रहा है तुम बरसोगे, कभी तेज बारिश आती है, कभी अंधड़ आता है, छोटे पौधे हिलते हैं, बड़े धराशायी हो जाते हैं और बिजली गिरती है, और ये सब बारिश का वर्णन इसमें हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल राग कवितांश में बादलों का किस रूप में आह्वान किया गया है? जल के रूप में, क्रांति के रूप में, अग्निपात के रूप में या वज्र हुंकार के रूप में? तो बच्चों क्रांति के रूप में बादलों का आह्वान किया गया है ताकि क्रांति हो जाए और इनको शोषण से मुक्ति मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि घनभेरी गर्जन से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों घनभेरी गर्जन से पृथ्वी के अंकुर जो है पृथ्वी के गर्भ में पड़े हुए हैं वो सजग हो जाते हैं, नव जीवन की एक आशा जागृत होती है और पूंजीपतियों का विप्लव होता है, पूंजीपतियों का विनाश हो जाता है, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय थाम लेता संसार पंक्ति किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? पूंजीपतियों का, शोषित वर्ग का, किसानों का या श्रमिकों का? तो बच्चों ये जो क्रांति होती है, हृदय थाम लेता संसार पंक्ति जो है वो पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करती है कि जब भयंकर मेघ गर्जना होती है तो ये डर जाते हैं अपना हृदय थाम करके, या यूँ कहते हैं पूरा संसार ही एक प्रकार से डर जाता है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार पंक्ति में छोटे पौधे किसे कहा गया है? तो जो दबे कुचले लोग हैं बच्चों, जो शोषित वर्ग है, उन्हें जो है वो छोटे पौधे कहा गया है। जब क्रांति होती है तो उनको नुकसान नहीं होता, वो खुश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से इसमें उपमा अलंकार है, उपमा दी गई है ना। जब उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। हम इसे अलंकार को एक दिन टॉपिक में क्लियर कर लेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी आपकी। अधीर कृषक कैसा होता है? तो बच्चों अधीर कृषक जो है वो जीर्ण बाहु होता है, मतलब जिसकी भुजाएं जीर्ण हो चुकी है, अब उसमें हिम्मत नहीं रही है, शरीर उसका शीर्ण हो गया है, कमजोर हो गया है और उसके नयन भी त्रस्त हो गए हैं। जीवन के पारावार किसे कहा गया है? पारावार का मतलब होता है बच्चों समुद्र। तो जीवन देने वाला, जीवनदायक, समुद्र के समान अथाह गहरा किसे बताया है? समुद्र को, बादलों को, आसमान को या धरती को? तो यहाँ पे जो बादल है ना उसी को जीवन के पारावार कहा है। कवि कहता है हे जीवन के पारावार, हे जीवनदायी बादल, तुम बरसो, तुम बारिश करो और तुम जो है इस पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दो। तो बादलों को कहा गया है, ध्यान रखना अर्थ तो होता है समुद्र, बट ये कहा गया है बादलों को समुद्र के समान बताया गया है। विप्लव रव, रख नहीं रव है ना, विप्लव रव शब्द का आशय क्या है? तो विप्लव रव का मतलब होता है क्रांति का स्वर, क्रांति का की आवाज जो है उसे यहाँ पे विप्लव रव कहा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक प्रश्न कर लेते हैं कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन बादल राग की इस पंक्ति का भाव क्या है? तो जो पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन हैं उन भवनों को कवि ने यहाँ पे अट्टालिका कहा है, लेकिन कवि कहता है ये अट्टालिका नहीं है बल्कि ये तो आतंक के भवन हैं। तो क्या कहता है कि कवि कहता है कि धनिक वर्ग की यह अट्टालिका सुख सुविधा देने वाली न होकर के गरीबों का शोषण करके उन पर आतंक फैलाने वाली या आतंक की प्रतीक है। तो ये ऊंची ऊंची
अट्टारियां हैं, ये ऊंचे ऊंचे भवन हैं, ये आतंक के भवन हैं, क्योंकि ये उनका शोषण करके बनाई गई हैं। इनकी ऊंचाइयां ही गरीबों में भय उत्पन्न करती हैं, इसलिए इसे कवि ने क्या कहा है, इसे आतंक भवन कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, असली पात से सापित उन्नत सत सत वीर। बादल राग कविता में बादलों को असली पात से सापित उन्नत सत सत वीर कहने का क्या तात्पर्य है? तो देखो बच्चों कि बरसात में बिजली गिरने से बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार जब क्रांति होती है तो क्रांति से सैकड़ों पूंजीपतियों और शोषक वर्ग के बड़े लोगों का सर्वनाश हो जाता है। बड़े बड़े साम्राज्य चले गए थे क्रांति से, आपने रूस की क्रांति और कई प्रकार की क्रांतियां जरूर सुनी होगी। इसका तात्पर्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन की व्यंजना करना है। तो बच्चों आज की ये छोटी सी क्लास रही है, और चूंकि लाइट की वजह से ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।